हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में। आज के क्लास में हम लोग हरित क्रांति को देखेंगे। हरित क्रांति कृषि एवं खाद्य प्रबंधन वाले अध्याय 8 से रिलेटेड है। अध्याय 8 का ये तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम सबसे पहले तो हरित क्रांति का परिचय देखेंगे। हरित क्रांति क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, क्यों स्टार्ट किया गया, फिर इसके घटक यानी कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, हरित क्रांति में क्या क्या चीजें प्रमुख रूप से थी जिसके कारण इसको हरित क्रांति कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था उच्च किस्म के उन्नत किस्म के बीज यानी अधिक उत्पादन करने वाले बीज, एक विशेष प्रकार के बीज जिसको डेवलप किया गया था। इन बीजों के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता थी, विशेष सिंचाई की आवश्यकता थी, रासायनिक कीटनाशक व जीवाणुनाशक यानी पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता थी, रासायनिक खरपतवार नाशक की आवश्यकता थी, शाक भंडारण, विपणन और वितरण की भी आवश्यकता थी। क्योंकि ये जो हरित क्रांति थी ये सिर्फ मतलब लोगों की अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाना नहीं था, ये बेसिकली जो है एक कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का व्यावसायीकरण था। तो जब व्यावसायीकरण किया जाएगा, अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता होगी। इसके प्रभाव को भी देखेंगे। प्रभाव का मतलब है कि कुछ नेगेटिव प्रभाव जो है विशेष रूप से उसको देखना है, क्योंकि पॉजिटिव प्रभाव यानी कि फसल उत्पादकता में वृद्धि, ये तो पहले से समझा हुआ मामला था कि फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया गया था वो था इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि इसका जो कुछ सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा, इसका पारिस्थितिकीय प्रभाव पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर यानी टॉक्सिक लेवल इन फूड चेन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसका प्रभाव जो है हम सब में आज देखने को मिल रहा है, उसको यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो परिचय कि हरित क्रांति है क्या। हरित क्रांति का अर्थ क्या हो गया, तो फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि। क्रांति का मतलब हुआ कि रैपिड, जब किसी चीज में वृद्धि होती है तो उसको क्रांतिकारी वृद्धि या इस तरह से क्रांतिकारी वर्ड का यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो फसल उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का प्रारंभ रॉकफेलर एवं फूड फाउंडेशन अमेरिका के तत्वाधान में हुआ। रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल एक हम कह सकते हैं एक फैमिली है बेसिकली, ठीक है। और भारत में भी इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। बहुत सारे जो भारत में क्रांति टाइप की चीजें हुई हैं, ठीक है, उसके पीछे इसका योगदान है। तो ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फैमिली है, लेकिन इसका बहुत जगह जो है रोल इन्वॉल्वमेंट या घुसपैठ हम कह सकते हैं कि है। हरित क्रांति के पीछे मुख्य हाथ जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का भी नाम ध्यान में रखना है आपको। और हरित क्रांति सबसे पहले गेहूं के लिए स्टार्ट किया गया, उसके बाद चावल को भी इसमें लपेटा गया। इससे उत्पादकता में 250% तक की वृद्धि हो गई। बहुत बड़ी बात है, तो 2.5 गुनी वृद्धि हो गई। अगर 1 किलो उत्पादन होता था तो उसी जगह में 2.5 किलो का उत्पादन होने लगा। सर्वप्रथम मैक्सिको में और बाद में भारत व अन्य विकासशील देशों में इसका प्रयोग किया गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैक्सिको में जो है लगभग 40s में हुआ है, मतलब 1941 के आसपास। भारत में ये 50s में या 1956 60s में ये स्टार्ट किया गया था। और हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिको और भारत ही प्रमुख जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, की बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो हरित क्रांति के यही थे। तो यही एक तरह से प्रयोग किया गया, भारत ही मुख्य टारगेट था। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसका अगर हम विश्लेषण करें तो ये पता चले कि सोचे समझे रूप से मतलब उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना था। ऊपर से तो हमें अभी तक यही बताया जा रहा है कि हरित क्रांति बेसिकली एक गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है। वास्तव में एक गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट पूरी तरह से ना होकर के अमेरिकी प्रोजेक्ट है, रॉकफेलर का ये प्रोजेक्ट है। भारत सरकार ने बस इसमें हेल्प किया, ठीक है। इसका फायदा जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। खैर, हम देखते हैं इसमें घटक क्या क्या हैं और इसका क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, सबको देखते चले जाएंगे। तो उन्नत किस्म का बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी का सीड, इसको बौनी किस्म का बीज भी कहते हैं, यानी ड्वार्फ टाइप ऑफ सीड्स इसको कहते हैं। ड्वार्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फसल का आकार है, मतलब जो पौधों का आकार है, वो पौधों का आकार छोटा हो गया और अनाज का जो आकार था, अनाज का जो साइज था वो बढ़ गया। बार बार म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की मदद से बोरलॉग ने बीजों की उन किस्मों को विकसित किया था। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन बहुत अच्छी बात भी नहीं है। म्यूटेशन में क्या होता है कि उसका जो एक आनुवांशिक जो क्वालिटी है, आनुवांशिक जो गुण है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के माध्यम से इस तरह का जो बीज है उसको डेवलप किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, ठीक है, जिन्हें पौधों के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते थे। तो बीज कुछ इस तरह के थे कि अनाज बढ़ जाएंगे और पौधा क्या हो जाएगा,
पौधा छोटा हो जाएगा। ये बीज प्रकाश संश्लेषण रहित, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो सूर्य की रोशनी का बड़ा महत्व है। ठीक है, इस बात को शायद अमेरिकी लोग, यूरोपीय लोग उतना ना समझ पाए जितना भारतीय लोग समझ पाए, भारतीय किसान समझ पाए। जो फसल है, फसल में सूर्य और चंद्र, इन दोनों का बड़ा महत्व होता है। चंद्र जो है पौष्टिकता प्रदान करता है, पुष्टि प्रदान करता है, और सूर्य का भी उसी तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य का भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन इस तरह के बीजों में प्रकाश संश्लेषण रहित ये बीज थे, सूर्य के किरणों की आवश्यकता नहीं थी इसमें। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता थी। रासायनिक उर्वरक मतलब मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक जो थे वो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, इसको हम लोग नॉर्मली जो है NPK इस तरह से बोल देते हैं। अब इसमें ये देखो कि नाइट्रोजन उर्वरक जो है यानी यूरिया जिसको कहते हैं, तो यूरिया का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो यूरिया का प्रयोग प्रमुख रूप से जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब इस पर सवाल भी पूछा गया, और वो सवाल जो पूछा गया यूपीएससी के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो सबसे भयंकर प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो, जब मतलब सरकारों ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसका रेशियो भी बताएंगे भाई कितने मात्रा में इसका उपयोग करना है। तो इसका एक आइडियल जो स्टैंडर्ड है, मतलब आइडियल इसका जो रेशियो होना चाहिए इन तीन मतलब उर्वरकों का, वो है 4:2:1। यानी कि अगर मान लो कि पोटास अगर 1 किलो हमने यूज किया किसी खेत में, तो फास्फेट वहां 2 किलो यूज कर सकते हैं, और यूरिया जो है वो 4 किलो यूज कर सकते हैं। तो लगभग इस तरह का रेशियो जो है हो सकता है। 100 किलो अगर मान लो पोटास यूज किया तो 200 किलो जो है फास्फेट यूज करेंगे, और 400 किलो जो है नाइट्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, ये एक रेशियो होना चाहिए, एक आइडियल रेशियो बताया गया। वैसे इस आइडियल रेशियो से भी खेत जो है बर्बाद ही होगा, फसलों में जो है कहीं ना कहीं जहर का स्तर बढ़ेगा ही, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी एक आइडियल रेशियो बताया गया। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन का प्रयोग करके उत्पादन को बहुत ही बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए लोभ के चक्कर में किसानों ने क्या किया कि इसके रेशियो को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। और एक अभी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेरे पास, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अनुसार 2011-12 में भारतीय खेतों में ऑन एन एवरेज ये रेशियो बदल के हो गया है 6.5:2.9:1। यानी 1 किलो अगर पोटास का यूज किया जा रहा है तो 2.9 किलो फास्फेट का और 6.5 किलो जो है वो नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है। इस तरह से जो है खेत पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी मतलब डाटा आया है खास करके पंजाब हरियाणा वाले एरिया से, विशेष करके पंजाब वगैरह के एरिया से, कि ये रेशियो आप जो है 9:2:1 तक हो गया है। यानी कि ये रेशियो तो वही रह गया फास्फेट और पोटास वाला, यूरिया कितना ज्यादा उपयोग करने लगे, इसका बड़ा नुकसान हुआ। चलो, यूपीएससी ने भी इस पर एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और विशेष रूप से आपको ये देखना है कि सवाल जो पूछा जाता है वो किस नेचर का पूछा जाता है और उसका उत्तर हम कैसे कर पाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2015 में ये सवाल पूछा गया, तो इसको पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, तब इसका आंसर मैं खुद बताऊंगा। लगभग 7-8 सेकंड का समय या 10 सेकंड का समय ले लीजिए आप। ये 2015 में पूछा गया था। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों का मतलब यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरकों का मतलब क्या हुआ? यूरिया। तो इसके अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रोलिफरेशन मतलब होता है तीव्र विकास। ठीक है, तीव्र विकास। तो इस तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेशन होगा, यानी तीव्रता से विकास होगा। एक पॉइंट ये है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी होगी। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जो है उसमें नाइट्रोजन का निच्छालन यानी लिंचिंग हो सकता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है ये यूरिया जो है क्या होगा कि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। ये 3 जो है बातें लिखी गई हैं। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जरा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके कारण मैंने इस क्वेश्चन को यहां रखा है, जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जो आंसर होता है वो पहले से कहीं ना कहीं सरकारी स्रोतों में छपा हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सरकारी स्रोत में छपे हुए होंगे, क्योंकि एक ही चीज का
मीनिंग जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें ये ध्यान में रखना होगा कि क्या वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है, क्या पीआईबी से है, या किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंटल सोर्स से है। तो इस क्वेश्चन को जब पूछा गया तो मैं बड़ा हतप्रभ रह गया, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने अपने मैगजीन में छापा था और अपने स्टूडेंट के बीच में वितरित किया था। ठीक है, और 2015 का ही था मैगजीन, मतलब कोई एग्जाम से ठीक पहले, और एग्जाम में ये पूछ लिया गया। और जिस सीक्वेंस से मटेरियल में आंसर दिया गया था, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस से, उसी तीन जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए, उसी सीक्वेंस से ये सवाल पूछे गए। ये बात स्पष्ट इससे हो जाती है कि सवाल जो पूछे जाते हैं वो किसी न किसी खास सोर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने उस मैगजीन में जो अपना मतलब सोर्स जो इस्तेमाल किया था वो भी आपको बताऊंगा, और इससे आपको पता चलेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। ये एक आलेख है मेरे ही मैगजीन का, 2015 में मैं जो मैगजीन निकालता था उससे है, और उसको, उस आलेख को, यहाँ जो टॉपिक है, टॉपिक यहाँ दिख नहीं पा रहा है लेकिन टॉपिक में बता देता हूँ कि यूरिया का बढ़ता प्रयोग, समस्या और समाधान, ये हेडिंग था। और ये कुरुक्षेत्र की मैगजीन है। आप लोगों को पता होगा योजना और कुरुक्षेत्र दो सरकारी बड़े महत्वपूर्ण मैगजीन होते हैं। तो कुरुक्षेत्र का एक आर्टिकल लेकर के उस आर्टिकल को मैंने एडिट किया था, यानी कि उसके अनावश्यक अंगों को हटा करके जो महत्वपूर्ण चीज है उसको मैंने यहाँ रखा था। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट वैसे आप देख भी सकते हैं, ये सब भी पॉइंट देख सकते हैं। और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखना। ये देखो, यूरिया के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के दुष्परिणाम, ये एग्जैक्टली हेडिंग है और यहीं से सवाल पूछा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल जो पूछा गया, जो 3 पॉइंट हैं, वो एग्जैक्टली यही वाले 3 पॉइंट थे। ठीक है, 2015 में ये मैगजीन छापा था, उसके बाद ये एग्जाम हुआ है, तो एग्जाम के ठीक पहले वाला है ये मटेरियल है। तो एक पॉइंट यहां से था, दूसरा पॉइंट यहां से था, तीसरा पॉइंट यहां से था। अब इन तीनों पॉइंट को पहले पढ़ते हैं, फिर सवाल में जाएंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे पूछा जाता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि ये यूपीएससी का जो एग्जाम है वो सोर्स बेस्ड एग्जाम है, सोर्स बेस्ड एग्जाम है, यानी स्रोत आधारित परीक्षा है। जिन जिन स्रोतों से सवाल पूछा जाता है उन स्रोतों को ढंग से अगर आप तैयार कर लेते हो तो एग्जाम क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। टीचर्स, अधिकतर टीचर्स की, वास्तव में बताऊं कि अधिकतर टीचर्स जो है मेहनत करते ही नहीं हैं। सामान्य चीज़ों को पढ़ा के अपना क्लास से निकल गए, उनको क्या पता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उतने चीज़ों को वो रिसर्च, उतना मटेरियल पे मेहनत कर ही नहीं पाते हैं। जबकि इकोनॉमी जैसा जो विषय है पूरी तरह से डायनेमिक, करंट बेस्ड और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम यूरिया का अत्यधिक प्रयोग करेंगे उसका क्या क्या दुष्परिणाम होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया, जो हाईलाइट मैंने किया उसको दिखाता हूं, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं तो। दूसरा है कि भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेजी से अम्लीय भूमि में कन्वर्ट होता चला जाएगा, एसिडिक भूमि में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यूरिया का अधिकांश भाग भूमि में रिस कर अन्य तरीकों से भूमिगत जल, नदियों, तालाबों, झरनों आदि में मिल जाता है। एग्जैक्टली यही 3 पॉइंट था। तो देख लेते हैं फिर से एक बार। तो देखो, ये था कि नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रोलिफरेशन होगा, यानी इसका विकास होगा। तो पीछे क्या लिखा होता है, विकास होगा या क्या होगा? नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट देखो गलत हो गया। मिट्टी में अम्लता में बढ़ोतरी होगी, तो देखो यही पॉइंट है कि अम्लता में बढ़ोतरी होगी, अम्लीय अम्लता में बढ़ोतरी होगी, तो ये पॉइंट सही हो गया। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जो है उसमें नाइट्रोजन का निच्छालन यानी लिंचिंग अधिक होगा, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है यूपीएससी किस तरह का पूछता है। अगर हम सिर्फ इसी मटेरियल पे आधारित हो जाएंगे, ठीक है हमने तो रमेश सिंह के इकोनॉमी को पढ़ लिया या भानु सर के मटेरियल को पढ़ लिया या किसी एबीसी जो भी टीचर हैं इनके क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देखो ये सब बातें पूरी तरह से समझ में आ जाती हैं, लगता है कि अच्छा बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन सवाल यहाँ से नहीं हो पाएगा। इसके एक कदम आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, खास करके वो चीज अगर करंट में चर्चा में है और इस तरह की चीजें अगर हैं तो। ठीक है, तो सोर्स बेस्ड एग्जाम है, इस बात को नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हरित क्रांति में किया जाएगा। दूसरी बात जो है इरिगेशन मतलब सिंचाई। ठीक है, तो उर्वरकों को घोलने व फसलों के नियंत्रित विकास के लिए, चूंकि ये उर्वरक जो है ना, जो ये फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, ये फर्टिलाइजर जो है धरती के अंदर जा ही नहीं पाएंगे अगर इसमें जो है पानी का इस्तेमाल ना किया जाए पर्याप्त मात्रा में। तो पानी का जब प्रयोग किया जाएगा, देखो पहले तो हमारी जो एग्रीकल्चर खेती जो थी वो वर्षा आधारित थी। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा आधारित थी तो।
लेकिन अब अगर मान लो कि आपने फर्टिलाइजर डाल दिया और वर्षा का इंतजार करेंगे तो फसल तो जल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और फर्टिलाइजर भी बेकार हो जाएगा। तो जब आपने फर्टिलाइजर डाला उसके बाद जो है आपको पानी देना पड़ेगा, या पानी दिए ऊपर से जो है ये फर्टिलाइजर का छिड़काव कर दिया जाता है। तो इन फर्टिलाइजर्स को घोलने के लिए, ताकि ये मतलब धरती में चले जाएं, इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, सवाल में आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक कीटनाशक और जीवाणुनाशक यानी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय जो बीज होते हैं, स्थानीय बीज जो देसी बीज होते हैं, ठीक है, उसमें तो बहुत ज्यादा कीड़े लगते नहीं हैं, थोड़े बहुत अगर कीड़े लगते हैं तो वो क्षम्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आधुनिक हाई यील्ड वैरायटी का जो बीज है, इसमें बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं, इतने ज्यादा कीड़े लग जाते हैं कि बिना इस तरह का पेस्टिसाइड का यूज किए हुए फसल हो ही नहीं सकता है, या बहुत ही खराब हो जाएगा। रासायनिक खरपतवार नाशक का उसी तरह से बहुत सारे अनावश्यक जो है वो खरपतवार हो जाते हैं, घास फूस हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, अलग से केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा साख, भंडारण, विपणन और वितरण, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट, इसमें जो है साख की आवश्यकता होती है, यानी एक तरह से कर सकते हैं कि फाइनेंस की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, कर्ज की आवश्यकता होती है। तो सरकार को ये सब जो है कर्ज देना पड़ता है, बैंकों के थ्रू देते हैं, ठीक है। विश्व बैंक से भी इस तरह का ऋण प्राप्त हुआ था ताकि हम अपने किसानों में बांट सके। ऐसा क्यों होता है? क्रेडिट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हरित क्रांति के कारण किसानों को महंगे आगत मतलब इनपुट्स मतलब फर्टिलाइजर आपने डाला, पेस्टिसाइड डाला, ये इस तरह का विशेष प्रकार का बीज डाला, ठीक है, तो ये सब इनपुट्स कहलाते हैं। ट्रैक्टर की आवश्यकता है, थ्रेशर की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, ये सब इनपुट्स कहलाते हैं। तो इन सब महंगे इनपुट्स के कारण बिना अलग से पैसा लगाए हुए किसान जो है खेती कर ही नहीं सकते हैं। तो विशेष करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के एरिया को इसलिए भी चुना गया था क्योंकि ये संपन्न एरिया थे। तो एक तो ये बात हो, ऊपर से इनको जो है ऋण या फिर क्रेडिट दिया गया। स्टोरेज की भी फिर अगेन आवश्यकता होगी क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज उत्पन्न हो जाएगा कि स्थानीय बाजार में खर्च नहीं होगा, उसको स्टोर किया जाएगा और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां आवश्यकता है वहां भेजा जाएगा। अगेन मार्केटिंग की आवश्यकता होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि बेसिकली हरित क्रांति के बाद जो है हमारा एग्रीकल्चर, उसमें जो कॉमर्शलाइजेशन का लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर किसान उसको प्रॉपरली स्टोरेज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आदि ना करें तो उनको फायदा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता हो गई, इसीलिए वितरण से पूर्व भंडारण आदि की आवश्यकता हुई और इन सब क्षेत्रों में व्यवस्था की भी गई। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों से अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज के वितरण के लिए वितरण, विपणन और परिवहन आदि की समुचित व्यवस्था करनी पड़ी। अब हरित क्रांति के प्रभाव यानी इंपैक्ट इसका देख लेते हैं। तो पहला प्रभाव तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव के रूप में देखते हैं। वैसे ये उतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है जितना आगे वाले कुछ होंगे, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। तो कई देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। खाद्यान्न के मामले में अभी तक बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि आत्मनिर्भर नहीं थे। भारत के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। वैसे हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हरित क्रांति एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। ये अमेरिकी एक कंपनी भारत में अपना प्रोजेक्ट चला सके, अपना लाभ ले सके, इसके कारण हमने किसानों का बीज संप्रभुता, किसानों का जो एक संप्रभुता था, किसान पूरी तरह से स्वतंत्र थे, ठीक है, उसको हमने खत्म कर दिया। साथ ही साथ ये किसकी ऑथोरिटी है, ये किस तरह से, ये चाहे सरकार की हो, चाहे जो है इस तरह का जो है अमेरिकी संस्था का, वो किस अपने अधिकार से भारत के जो हजारों लाखों साल से जो बीज हैं उसको कैसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका म्यूटेशन कर सकती है। हम तो अपने बीज से हाथ धो गए, हमारी जो जमीन जो उपजाऊ थी उससे हाथ धो गए, उससे जो उत्पादन हो रहा था अमृत तुल्य जो था वो विष तुल्य हो गया। तो ये सब जो चीजें हुई हैं हरित क्रांति के कारण हुई हैं। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ यूपीएससी के लिए हम देख रहे हैं, इसीलिए एक न्यूट्रल भाव से यहाँ मैं बताता हूँ। बाकी हरित क्रांति के कारण हमारा एग्रीकल्चर इतना ज्यादा खराब हो गया कि आज कोई भी मार्केट का सामान जो है वो खाने योग्य नहीं रहा। हर एक व्यक्ति को फिर से, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, नेता हो, सामान्य एक किसान हो, सबको खुद से खेती करनी पड़ेगी, तभी वो सही सही चीज का उपभोग कर पाएगा, खा पाएगा उसको। अदरवाइज हर एक चीज जो है बीमारी उत्पन्न करने वाला है। खैर, तो कई देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, कुछ खाद्यान्न निर्यातक भी हो गए, ठीक है। अच्छी बात है निर्यातक हो गए तो, लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान देना है कि खाद्यान्न निर्यातक हुए तो किस कीमत पे हुए, ठीक है। यहाँ निर्यात से संबंधित एक और पॉइंट बताऊंगा आगे में। हरित क्रांति के कारण भारत में अंतर व्यक्ति की यानी इंटरपर्सनल यानी दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, खास करके दो व्यक्ति जो दो अलग अलग क्षेत्रों से हैं उनके बीच संपत्ति के मामले में काफी ज्यादा असमानता बढ़ गई, इनइक्वलिटी बढ़ी, नकारात्मक प्रभाव। इसके कारण जल जमाव हुआ। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां जल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जाने लगा, चाहे मान लो कि वो
बोरिंग के थ्रू, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है उपयोग करके ऊपर आया और पानी जमा रह गया। ठीक है, वर्षा जो होती है, जैसे स्प्रिंकल सिंचाई करते हैं, वर्षा उस तरह से कुछ होती है। ठीक है, हर एक जगह को जो है प्रॉपर पानी मिल जाती है, प्रकृति जो है पानी के तरह से प्रॉपर बंटवारा करती है। ठीक है, लेकिन जो हरित क्रांति के कारण अत्यधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया गया, ग्राउंड वाटर से निकाला, कहीं कहीं पानी जमने लगा, इसके कारण मच्छर उत्पन्न होने लगे, और बताते हैं कि वो एक मलेरिया का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद जो है देखो, कभी भी हम अगर बैलेंस बिगाड़ेंगे तो समस्या तो होगी ही। समस्या कई रूप में आती है, मच्छर उसमें से एक है। असंतुलित फसल प्रतिरूप, यानी कि मक्का, जौ, बाजरा, दलहन, तिलहन, खास करके इसमें मक्का, जौ, बाजरा आदि, जिसके बारे में हम लोग पीछे बात कर भी चुके थे, इसको श्री धान्य आज के डेट में कहा जा रहा है। ठीक है, ये मोटे अनाज हैं, इनको मिलेट्स कहा जाता है। 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट डे मतलब ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सब अनाज जो थे ना, अलग अलग जगहों के अनुसार, मतलब जो जैसा जगह है वैसे ये थे। जैसे मान लो कि जो पश्चिमी भारत है, वहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता जिस फसल को होगी वो फसल वहाँ नहीं लगाया जाता था। ठीक है, जैसे मान लो कि पंजाब में आज के तारीख में धान की खेती हो रही है, चावल की खेती हो रही है, लेकिन चावल में तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। तो इस क्षेत्र में अगर चावल की खेती होगी, इसका मतलब है ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, बहुत नीचे हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और हो चुकी है। ठीक है, ड्राई एरिया ये सब हो रहे हैं। ड्राई एरिया का मतलब है कि सूखा क्षेत्र ये सब हो रहे हैं, इनका ग्राउंड वाटर खत्म होता चला जा रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है हरित क्रांति का देन था। इसके अलावा दलहन, तिलहन जैसे चीज़ों का भी कम से कम उत्पादन करने लगे लोग। गेहूं और धान पे ज़्यादा फोकस होने लगा। सरकारों ने भी जो है, जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सब इन कुछ विशेष फसलों के लिए ही दिया, जिसके कारण किसान जो है कुछ विशेष फसलों का ही उत्पादन करने को वो हो गए। इसके अलावा पारिस्थितिकीय प्रभाव, गंभीर पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न होने लगा। इसमें जो प्रमुख रूप से थे वो ये है कि निम्नीकृत मृदा उर्वरता, यानी मृदा की उर्वरता जो है, फर्टिलिटी मृदा की जो है वो खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक ही अनाज का जो है उत्पादन बार बार करेंगे, उसमें भी क्या फर्टिलाइजर डाल के करेंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पे भूमि जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जैसे पंजाब के इलाकों में जो मैंने बताया आपको कि 9:2:1 के रेशियो में जो है उपयोग किया जाने लगा, यानी कि यूरिया जैसा जो फर्टिलाइजर है जो उत्पादन बढ़ा सकता है, उसका मजबूरी में अब ज्यादा उपयोग करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये मात्र जो है कुछ ही सालों में हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लाखों सालों की हमारी सभ्यता है वो कुछ चंद दशकों में जो है बर्बाद होकर रह गई। इसके अलावा जल स्तर, वाटर टेबल, तो वाटर टेबल का मैंने बताया कि बहुत नीचे चला गया, बहुत खराब स्थिति है। एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 1 किलो चावल के उत्पादन में 5 टन जल की आवश्यकता होती है। आज अगर आपके घर में 1 किलो चावल मान लो बना है, थोड़ा बड़ा परिवार है और 1 किलो चावल बना है, तो समझ जाओ कि 5 टन जल का जो है उपयोग आप लोगों ने कर लिया। कितनी बड़ी बात है। ऐसे कैसे? आश्चर्य लग रहा है। 1 किलो चावल के उत्पादन में लगभग 2500 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। उस 2500 लीटर को अगर हम लोग शायद वजन करें तो 5 टन के आसपास शायद हो जाए। ठीक है, तो 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। सोचने वाली बात है कि अगर चावल का उत्पादन कोस्टल एरिया में किया जा रहा है तब तो ठीक है, जहां जहां जल की बहुत ज्यादा मात्रा है वहां अगर चावल का उत्पादन किया जा रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चावल का उत्पादन उन सब क्षेत्रों में करने लगे जो क्षेत्र जल जहां ज्यादा नहीं है, जैसे पंजाब वगैरह का इलाका, तो वहां अगर चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, एक दूसरी बात है कि मान लो कि चावल का उत्पादन करने के लिए इतना जल लग गया, अब इस चावल का हम निर्यात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 1 किलो अगर चावल का निर्यात करते हैं, यानी 2500 लीटर जल का निर्यात कर दिए। पैसा हमें चावल का मिला, लेकिन फ्री में हमने जो 2500 लीटर जल भेज दिया यहां से, मतलब एक्सपोर्ट हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जो विश्व युद्ध होगा, अगला विश्व युद्ध, ऐसे ही बोला जाता है। वो कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता को बताने के लिए कि पानी के कारण गृह युद्ध तक हो सकता है, विश्व युद्ध तक हो सकता है। ठीक है, जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हरित क्रांति ने जो एक सामान्य समझ किसानों की थी, सरकारों की थी, उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण, इन सब का जो प्रयोग हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का, इसके अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण तेजी से प्रदूषित हो रहा है। भारत में इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन भी है।
कृषि का पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में विस्तार है, वन उन्मूलन भी, क्योंकि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, ये भी एक बात है, बाकी एक पॉइंट है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर यानी टॉक्सिक लेवल इन फूड चेन ये काफी बढ़ गया। तो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों, यहाँ आप ये देना कॉमा दे देना, तो खरपतवार नाशकों के अत्यधिक प्रयोग व औद्योगिक उत्पादन के कारण भारत में भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता पैदा हो गई। और ये बात रमेश सिंह की किताब में भी लिखी हुई है कि विष का स्तर इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ उत्पादित कोई भी खाद्यान्न सामग्री मानव उपयोग के लायक नहीं बची। कैंसर जैसी बीमारियां तक हो रही हैं। निष्कर्ष क्या है? अच्छा, एक बात और देखना, क्योंकि रमेश सिंह की जो किताब है वो कोई साहित्य तो है नहीं, ठीक है, वो जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर ये किताब लिखी गई है, इसीलिए इस किताब को बहुत अच्छा माना जाता है यूपीएससी वगैरह के लिए, लेकिन स्वतंत्र चिंतन नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से कुछ बताता हूं ताकि आपको एक समझ बने कि वास्तविकता क्या है। हरित क्रांति को तो बुराई कर दी है, लेकिन हरित क्रांति को तो गवर्नमेंट ने ही लाया था। अब गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट में हरित क्रांति की बुराई किस आधार पर की जा रही है? अगर हरित क्रांति नहीं तो फिर क्या, कैसे फिर से उत्पादन होगा? क्या फिर से हम जो है देसी जो हमारा तरीका था, जिसमें जो देसी गाय होती थी, जो बैल होते थे, उसके थ्रू जो खेती की जाती थी, क्या हम वहां फिर से जाने वाले हैं? तो नहीं। अब कहा जा रहा है कि वैसे अब जो है चीर हरित क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, लेकिन ये स्पष्ट रूप से खूब बताया नहीं जा रहा है कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन होगा कैसे। वास्तव में ये जीएम फूड्स जो हैं, जीएमएफ कई बार बोला जाता है, इसके लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर जो है, जो अभी जो तरीका है, इस तरीके से तो बहुत दिक्कत है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम जो है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, दैट इज एवरग्रीन रेवोल्यूशन। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन में अगले क्लास में आप देखेंगे कि जीएमएफ का उल्लेख किया गया है, जीएमएफ को मान्यता दी जाएगी। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है मामला, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं, खासकर कपास के मामले में हमने देखा कि महाराष्ट्र में कितने ज्यादा किसानों के द्वारा आत्महत्या किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो भी जितना ज्यादा हम जो है नेचुरल जो एक प्रोसेस है उसमें जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, उतनी ज्यादा जो है समस्या हो गई। नेचर के अगेंस्ट होगा, लोगों के अगेंस्ट होगा, जो उपभोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, और जो उत्पादन कर रहे हैं यानी किसान उनके अगेंस्ट भी होगा। तो चीर हरित क्रांति मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सोच समझ के ही प्रवेश करना चाहिए, या कम से कम किसानों को यहाँ सचेत हो जाना चाहिए। तो ऊपर के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक कृषि वास्तव में असंपोषणीय है, यानी नॉन सस्टेनेबल है। अतः कृषि वैज्ञानिक अब चीर हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, ये जो कि वास्तव में हरा होगा। मुझे तो लगता है कि ये वैज्ञानिक अपना काम छोड़ दें। किसान जो है सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। पुष्ट से जो है हर एक व्यक्ति जो है किसानी करता है, उसको सब कुछ पता है, उसको कुछ अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से प्रकृति आधारित जो है खेती जब होने लगेगी, काउ बेस्ड फार्मिंग जब होने लगेगी, खुद ब खुद जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं। कोई किसी तरह का जो है अलग से बीज नहीं खरीदना है, देसी बीज और देसी तरीकों से बहुत ज्यादा उत्पादन, और बहुत महंगे में वो बेच भी रहे हैं। अच्छा, जो अमीर लोग हैं अब वो जो है इसी तरह का जो देसी बीज से जो अनाज तैयार किया जा रहा है, वैसा अनाज जो है जो अमीर लोग हैं वो खरीद रहे हैं, क्योंकि महंगा हो गया है। और जो जीएम टाइप का जो होगा, या जो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो अनाज हुआ है, जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, ये गरीब लोग या सामान्य लोग यूज कर रहे हैं। तो अमीर लोगों के लिए तो हमेशा एक ऑप्शन बना हुआ है, जो सामान्य लोगों का उनका क्या होगा? वो खा के तो और बीमार पड़ जाएंगे। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत को हरित क्रांति आधारित अपनी उत्पादकता में वृद्धि के दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए सस्टेनेबिलिटी को अपनाना चाहिए। और इसमें कुछ नाम दे दिया गया है, शून्य बजट आधारित प्राकृतिक खेती, लेकिन इसका प्रयोग सही अर्थों में, ठीक है, इसका प्रयोग सही अर्थ में, ये नहीं कि पिछले दरवाजे से धीरे से इसमें जीएम बीज डाल दिए। अब जीएम बीज जब डाल देंगे तो अपना बीज हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये और एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है, जिससे कृषि बिना रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक वाली हो, और ऐसी कृषि पद्धति को बढ़ावा मिले जिससे कम जल खपत वाली और पर्यावरण हितैषी हो जाए। यही कारण है कि हाल के दिनों में सरकार प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। तो आज का क्लास हमारा इतना ही तक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में हरित क्रांति के बारे में जिन भी मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया समझ में आया होगा आपको। इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। 249 एक बार आपको पे करना है, और आप जो है इसका पीडीएफ, अपडेटेड मटेरियल, ये सब आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। इस नंबर पे आप
मैसेज करके अपने नाम और थोड़ा डिटेल के साथ इसमें मैसेज करेंगे, इसमें जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, इतना पे करेंगे, जोड़ लिया जाएगा। वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जरूर जुड़ जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल, वो सब यहाँ सेंड किए जाते हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं। लिखना सीखो एक अलग से एक गाइडेंस प्रोग्राम है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मेंस परीक्षा, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो पीटी पास कर जा रहे हैं, मेंस में फेल हो जा रहे हैं, उनको लिखना नहीं आता प्रॉपरली यूपीएससी के लेवल के बराबर, तो वो आपको सिखाया जाएगा। 100 दिन का ये पेड प्रोग्राम है, इसमें अगर आपको जुड़ना है तो यहाँ आप इस नंबर पे फिर मैसेज कर देंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।